हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुष्मिता सुतार। और जैसे कि कुछ दिन पहले हमने इंडेस का इंट्रोडक्शन देखा था, इंडेस क्या होते हैं, तो आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इंडेस टू इन्वेंट्रीज़ की। इन्वेंट्रीज़ में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है एज़ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आर द asset held by an enterprise for sale in ordinary course of business, that is finished goods or stock in trade, or in the process of the production for such a cell, that is WIP, and raw material and supplies held for the consumption in the manufacturing of goods and providing services. in short हम यहाँ पे देखने वाले हैं फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू किया जाता है। फिनिश्ड गुड्स और WIP की बात की जाए तो यहाँ पे हम उसको वैल्यू करेंगे जैसे हम बचपन से वैल्यू करते आ रहे हैं, दैट इज़ कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर पे। रॉ मटेरियल को देखा जाए तो इफ़ फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और मोर देन द कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे। एंड इफ़ द फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो दैन कॉस्ट, देन हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे कॉस्ट या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच इज़ लो पे। कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री जो होती है, यहाँ पे अगर कस्टमर फाइनेंशियली फिट है तो हम उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कस्टमर फाइनेंशियली फिट नहीं है तो हमें इससे ज़ीरो पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज ये कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री है। इसका अगर हम कस्टमर को बेचेंगे नहीं तो कोई भी यूज़ नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स देखते हैं। कॉस्ट और NRV of the each item shall be considered separately except when the inventory is similar or interchangeable. कॉस्ट और NRV को हमें ईच आइटम की सेपरेटली कंसिडर करना है, एक्सेप्ट जहाँ पे इन्वेंट्री सिमिलर और इंटरचेंजेबल नहीं है। हम NRV कौन से केसेस में कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट, जब फिजिकल डैमेज हो रहा है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में हमें NRV कैलकुलेट करना ज़रूरी है। WIP का हम NRV कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसमें से हम सेलिंग कॉस्ट लेस करेंगे, एंड देन उसमें से कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ द WIP टू फिनिश्ड गुड्स जो है वो हम लेस करेंगे। तो ऐसे आ जाएंगी हमारी NRV ऑफ द WIP। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है अभी हम देखते हैं। कॉस्ट में सबसे पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट की। रॉ मटेरियल में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम परचेज प्राइस पे कर रहे हैं सप्लायर को वो लेंगे, देन उसके बाद में उसे ऐड करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अब अगर रिफंडेबल टैक्सेस है तो यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। कैरेज एंड फ्रेट यहाँ पे ऐड किया जाएगा, क्लियरिंग एजेंट चार्जेस है वो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। ऐसे हमारी आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर टैक्सेस के बारे में कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली तो अज्यूम कीजिए कि इट इज़ अ नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड इसे आप ऐड कर दीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कैश डिस्काउंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। वॉचमैन का सैलरी, वेयर हाउस रेंट, ऐसे सिमिलर टाइप के एक्सपेंसेस हम P&L को ट्रांसफ़र करेंगे। लेबर कॉस्ट भी हम एक्चुअल बेसिस पे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अदर कॉस्ट में। ओवरहेड में हम लेंगे वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हम लेंगे एक्चुअल बेसिस पे, वेयर एज फिक्स्ड ओवरहेड हम लेंगे उसको एलोकेशन करना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड का ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज़ हायर पे। जो भी ज़्यादा होगा उस बेसिस पे हम ओवरहेड को, फिक्स्ड ओवरहेड को अलोकेट करेंगे, और बचा हुआ ओवरहेड हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। अदर कॉस्ट में जो भी स्पेसिफिक डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन रिलेटेड कॉस्ट है टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री इन दैट यूजेबल कंडीशन, उसे हम कैपिटलाइज करेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। और अदर सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, रिफंडेबल टैक्सेस एंड बोरिंग कॉस्ट जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, बिकॉज वो इन्वेंट्री स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं है। पैकिंग मटेरियल की बात की जाए तो पैकिंग मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एंड ए सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मस्ट होता है टू ब्रिंग दैट इन्वेंटरी इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इसीलिए हमें उसको वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ऐड करना है। वेयर एज सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं डिफर्ड पेमेंट इन्वेंटरी की। अगर इन्वेंटरी कि कैश प्राइस में और उसके एक्चुअल पेमेंट प्राइस में अगर डिफरेंस है तो वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एज अ फाइनेंस कॉस्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन्वेंटरी में हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही लेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट की बात की जाए तो जॉइंट प्रोडक्ट
आता है, जैसे इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, एंड देन आउटपुट्स में लेट्स से 2 प्रोडक्ट्स है और एक बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप भी निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बाई प्रोडक्ट का मटेरियलिटी चेक करेंगे। अगर ये मटेरियल है तो उसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बाई प्रोडक्ट मटेरियल नहीं है तो हम उसके रियलाइजेबल वैल्यू को डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेयर एज रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाती है। एनआरवी इज़ अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे लेस करेंगे, एंड फिर ऐसे आ जाएंगी हमारी एनआरवी। एनआरवी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर, मतलब हमारा इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो हर बैलेंस शीट डेट पे हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 31 मार्च 2020 को हमारे पास एक इन्वेंट्री थी जिसका कॉस्ट वैल्यू था 1 लाख रुपीज़। कॉस्ट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो हर साल सेम ही रहेगा। वेयर एज एनआरवी का वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होते रहेगा ऑन ईच बैलेंस शीट डेट। 2020 को एनआरवी था 80,000, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे ऑन 80,000 पे। जो डिफरेंस इन अमाउंट है 20,000 का डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, वो हम रोटेट करेंगे थ्रू P&L। वेयर एज नेक्स्ट ईयर वैल्यू हो गया एनआरवी का 70,000। यहाँ पे जो एडिशनल 10,000 का डिक्रीज हुआ है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वो भी हम रोटेट करेंगे थ्रू P&L अकाउंट। नेक्स्ट ईयर वैल्यू हो जाता है एनआरवी का 95,000। यहाँ पर स्टिल कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज़ लोअर, 95,000 इज़ अ लोअर। तो जो एडिशन हुआ है 25,000 का कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, वो हम रोटेट करेंगे थ्रू P&L, वो क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। एंड नेक्स्ट ईयर देखा जाए तो वैल्यू होता है एनआरवी का 1,10,000, वेयर एज कॉस्ट ऑफ द गुड्स है 1 लाख, तो यहाँ पे हम उसको वैल्यू करेंगे ऑन कॉस्ट दैट इज़ 1 लाख। जो एडिशन हुआ है प्रीवियस ईयर से 5,000 का, वो भी हम लेके जाएंगे P&L में। तो ऐसे जो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री है ईच ईयर, हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन P&L अकाउंट। ओके, कॉस्ट फार्मूला में हम देखेंगे सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल यूनिट्स एंड नॉन सिमिलर यूनिट्स में। सिमिलर यूनिट्स में हम वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री को ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच से या फिर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच से। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में हम फॉलो करेंगे FIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, वेराज नॉन हिस्टोरिकल में हम रिटेल इन्वेंट्री मेथड फॉलो करेंगे या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। जहाँ पे बात होती है नॉन सिमिलर आइटम की, वहाँ पे वो इन्वेंट्री स्पेसिफिक हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे कि रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल ज्वेलरी या फिर गोल्ड, ऐसे कुछ स्पेसिफिक इन्वेंट्रीज है, वहाँ पे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे। डिस्क्लोजर की बात करी जाए तो डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हमें शो करना पड़ेगा सेपरेटली, FG, WIP, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल एक्सेट्रा। देन हमें जो इन्वेंट्री प्लेस की गई है वो दिखानी पड़ेगी, इन्वेंट्री का NRV दिखानी पड़ेगा, और अदर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है एज पर द इंड AS तो हमें वो भी यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। आई जस्ट होप आपको ये क्विक जो रिवीजन है हमारा इंड AS 2 का वो अच्छा लगा हो, और हमने ऑलमोस्ट इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। स्टे ट्यून, टिल देन, जय हिंद, धन्यवाद।